नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने हाथों से नोट्स बना करके और तैयारी कर रहे होंगे और अपने माता पिता के साथ में स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता को खुश रखने का पूरा प्रयास कर रहे होंगे। अगर आपको टेट, सी-टेट, रीट और किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और आपको सिलेक्शन लेना है, चाहे आप बहन हैं चाहे आप भाई हैं, तो एक ही रास्ता है कि आप अपने स्वयं के बनाए हुए नोट्सों को याद करें और उनको मन लगा करके आप पढ़ें। और आप इसके लिए ज्ञान गंगा चैनल आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का कार्य कर रहा है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। क्योंकि मित्रों, आप हमारे परिवार की तरह हैं और हम आपको एक परिवार की तरह ही पढ़ाते हैं और पढ़ाते भी रहेंगे। इससे क्या है कि आपका मोटिवेशन मिल जाए तो थोड़ा और भी अच्छा होता है। तो आज हम आपके लिए लेके आए, स्टार्ट करते हैं कि वर्णमाला एक नज़र में। सबसे पहले वर्णमाला पर एक नज़र डाल लेते हैं हम। वर्णमाला एक नज़र में। तो स्वरों की संख्या कितनी है गाइस? स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11 स्वरों की संख्या है, वो 11 होती है। स्वरों की संख्या 11। अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। और कुल स्वरों की संख्या कितनी है? कुल स्वर होते हैं हिंदी में 13। कितने स्वर होते हैं? 13। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। का से लेकर के और माँ तक सभी क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, का से माँ तक। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 ही है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है। कुल वर्णों की संख्या हो गई आपके 52। कितनी हो गई? 52। तो ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन टेट में, सी-टेट में आता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो होते हैं आपके 52। कितने होते हैं? 52, 52। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि स्वरों की संख्या कितनी है वर्णमाला में? 11 है। अयोगवाह कितने हैं? अयोगवाह 2 हैं। और कुल स्वर कितने हैं? कुल स्वर 13 हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं, का से माँ तक। द्विगुण कौन कौन से हैं? 2 हैं। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 और ऊष्म व्यंजन है स, तो ये हो गए आपके 4। क्या हो गए? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या हो गई आपकी 4। और संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। तो कुल वर्ण कितने हो गए? टोटल 52 हो गए। अब चलते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो मूल स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर, सबसे पहले इन्हीं को हम मूल स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनको हम मूल स्वर और ह्रस्व स्वर और लघु स्वर, एक ही बात हो गई। चाहे इनको हम लघु स्वर कहें, चाहे हम इनको मूल स्वर कहें या फिर ह्रस्व, क्योंकि कई बार क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए टेट या सी-टेट में कई प्रकार की मूल स्वरों की संख्या कितनी है, या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, या लघु स्वर कितने हैं, इस प्रकार से पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए। तो जो मूल स्वर हैं उनकी संख्या है 4। आ, ई, ऊ और ऋ। आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी ऋ। तो मूल स्वर कहें या इनको हम लघु स्वर कहें या हम इनको ह्रस्व स्वर कहें, तो इनकी संख्या है 4। कितनी होगी गाइस? 4।
अब आते हैं कि दीर्घ स्वर कितने हैं। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वरों की संख्या है, वो है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, ओ, यानी 1 2 3 4 5 6 7। दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7 हो गए। दीर्घ स्वरों की संख्या 7। लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वरों की संख्या हो गई 4। कितने हो गई? 4। अब विजातीय स्वर कौन कौन से हैं? तो विजातीय स्वर हैं छोटी ए, बड़ी ए, ओ और ओ। इनको विजातीय स्वर माना गया है। तो 4 कौन से हो गए? विजातीय स्वर हो गए। अब आते हैं कि संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण। संयुक्त स्वर और स्वर, जो संयुक्त स्वर जिनको कहते हैं हम, उनका निर्माण किस किस से बाणों से मिल करके हुआ है। तो आते हैं हम कि छोटी ए को मूल स्वर नहीं मानते हैं, क्योंकि ये 2 बाणों से मिलकर के बना है, आ प्लस ई। आ प्लस ई बराबर छोटी ए, इसलिए इसको हम संयुक्त स्वर मानते हैं। अब है बड़ी ए, तो बड़ी ए किससे मिलके बनी है? आ प्लस ए बराबर बड़ी ए, और आ प्लस ऊ बराबर ओ बन गया, और आ प्लस ओ बराबर ओ बन गया। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा कि आ प्लस ई बराबर ए, और आ प्लस छोटी ए बराबर बड़ी ए बन गई, और आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ बन गई, और आ प्लस ओ बराबर ओ बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ होता है, तो इसको देखते हैं। अब आती है बात की कंठव्य स्वर कौन कौन से हैं, कंठ से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से हैं। तो स्वर, बात हो रही स्वरों की, व्यंजन नहीं स्वर। तो कंठ से जो स्वर बोले जाते हैं वो आ और आ, ह्रस्व अ और दीर्घ आ। ठीक है, एक कंठ से बोले जाने वाले छोटा आ कहें और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ। तालव्य स्वर कौन कौन से हैं? छोटी ई और बड़ी ई, तालव्य स्वर हो गए। ओष्ठ से बोले जाने वाले स्वर कौन से हैं? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और मूर्धन्य स्वर है रर्री। रर्री क्या है कि मूर्धा से बोला जाने वाला स्वर है। कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? तो छोटी ए और बड़ी ए कंठ तालव्य स्वर हैं। और कंठोष्ठ स्वर कौन कौन से? ओ और ओ, ये कौन से हैं? कंठोष्ठ स्वर हैं। तो गाइस समझ में आ रहा होगा आपकी कि कंठ स्वर, छोटा बड़ा कंठ स्वर में, तालव्य स्वर में छोटी और बड़ी आ गई, छोटा बड़ा छोटी बड़ी। ओष्ठ स्वर में छोटा ऊ बड़ा ऊ, मूर्धन स्वर में रिर्री, कंठ तालव्य स्वर में छोटी बड़ी है, और कंठोष्ठ स्वर में छोटा ओ और बड़ा ओ आ गया, छोटा ओ और बड़ा ओ आ गया। अब है कि जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। अब जीभ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो देखते हैं। जीभ के आधार पर सबसे पहले आते हैं अग्रस्वर। कितने, कौन से आते हैं? अग्रस्वर। तो जीभ के आगे के भाग से बोले जाने वाले स्वरों को हम अग्रस्वर कहते हैं। उनमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए, ये 4 स्वर हैं, ये अग्रस्वर हैं। जीभ के स्थान मतलब जीभ के आधार पर वर्गीकरण किया गया अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर। और बीच में, जीभ के बीच के भाग से बोले जाने वाले स्वरों को मध्य स्वर कहते हैं। उनमें आता है छोटा आ, और पश्च जीभ के पीछे के भाग से बोले जाने वाले स्वर हैं, वो हैं बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो ये हो गए पश्च स्वर। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आगे आते हैं कि अल्प प्राण। अब अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं और अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो क्या है कि अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। जैसे आपका क वर्ग है, क, ख, ग, घ, अंग्या, ये हो गया। तो पहला वर्ण का, पहला, तीसरा ग और 5वां, ये क्या हो गया? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं, पहला, तीसरा और 5वां। ध्यान रखना है इस बात को। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण क्या होता है कि अल्प प्राण
कहलाता है। अगला है कि महाप्राण। अब महाप्राण कौन कौन से हैं? तो गाइस देखिए कि मान लो ये क वर्ग है, क ख ग घ अंग्या, ये क वर्ग हो गया। अब इसमें हाँ, तो जैसे देखिए कि जैसे ये मतलब क वर्ग है, जैसे क वर्ग हो गया, क ख ग घ अंग्या, क वर्ग हो गया। अब पहला अक्षर और तीसरा और पांचवा ये तो अल्प प्राण हो गए। अल्प प्राण अभी बताया था, अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण? कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। अब बचे कौन से? अब बचे कौन से? दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण कहलाता है, महाप्राण। ठीक है गाइस, आपकी समझ में आ गया होगा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। आगे है कि अघोष। अब अघोष कौन कौन से हैं? अघोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग है, क ख ग घ अंग्या, पहला और दूसरा वर्ण यानी क और ख, और जैसे च वर्ग है, च और छ, पहला और दूसरा, ये जो क्या है कि अघोष कहलाते हैं, अघोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष वर्ण कहलाता है। अब आता है सघोष या घोष। अब प्रत्येक वर्ण पहला और दूसरा तो क्या है? अघोष हो गए। अब बचे कौन से? दूसरा और चौथा बचा, और वो अनुनासिक होता है पांचवा, इसलिए दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो गए? घोष या सघोष। तीसरा और चौथा बचे। पहला मतलब और दूसरा, ये तो अघोष हो गए। कौन से हो गए? अघोष। अब बचा 3 4 और 5 बचा। 5 अनुनासिक होता है। 3 और चौथा, तीसरा और चौथा वर्ण क्या है कि ये घोष या सघोष कहलाता है। आगे होगा आपकी समझ में कि सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण क्या है कि घोष या सघोष कहलाता है। आगे अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या है कि या रा ला वा, ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या रा ला वा, इनको अल्पप्राण या सघोष भी कहते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या है कि या रा ला वा, इनको अल्पप्राण या सघोष भी इनको हम कहते हैं। अर्धस्वर कौन कौन से हैं? तो या और वा, ये दोनों स्वर अर्धस्वर माने जाते हैं। अर्धस्वर या और वा, ये अर्धस्वर माने जाते हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं? तो ला है, वो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। लुंठित व्यंजन रा होता है गाइस। और ऊष्म संघर्षी व्यंजन तो स स ह, जिन में से स ये क्या है? महाप्राण अघोष तथा हा महाप्राण सघोष होता है। तो ये संघर्षी व्यंजन है, स हा। तो सा तो क्या है? इनमें से महाप्राण अघोष है और हा महाप्राण सघोष है। आगे होगा आपकी समझ में। अब है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में क्षेत्रज्ञ और श्री, ये क्या है कि संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्षेत्रज्ञ, चारों वर्ण क्या है? क्षेत्रज्ञ और श्री संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किस किस से मिलकर के बने? 6 से संयुक्त व्यंजनों का निर्माण देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण तो देखते हैं कि का किससे वो 6 सत्री किससे मिलकर के बना है?
तो 6 का प्लस सा से मिलकर के बना है 6। त्रे ता और रा से मिलकर के त्रे बन गया। गे जा और इया से मिलकर के गे बन गया। और श्री सा और रा से मिलकर के श्री बन गया। तो गाइस आपकी समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं और अपने प्यारे प्यारे कमेंटों के द्वारा हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। तो आज के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना और हमारे लिए प्यारे प्यारे कमेंट भेजना। तो जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। वंदे मातरम।